हेलो बच्चों, क्या हालचाल। आई होप आप सब ठीक हो एंड वेलकम अगेन बच्चों टू दिस चैनल नीट एक्स बाय संकल्प वेदांतु। और बच्चों, हम लोग ने 11th के रिवीजन सीरीज में आज आगे बढ़ते हुए इन दी जूलॉजी पोर्शन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड इट्स एलिमिनेशन का सेकंड सेशन लेके आया है बच्चों। ठीक है, और मैं कौन हूं बच्चों? मैं हूं आपका जूलॉजी मास्टर टीचर वेंकी सर। और बच्चों, आज के सेशन में हम जो जो टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, काफी सारे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं बच्चों। एक है मैकेनिज्म ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन, रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन देखेंगे, मिचुरेशन के बारे में पढ़ेंगे बच्चों, रोल्स ऑफ अदर ऑर्गन्स, जो कि दूसरे भी ऑर्गन्स होते हैं जो एक्सक्रीशन में थोड़ा बहुत अपना योगदान देते हैं, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट बच्चों, हम लोग डिसऑर्डर्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम भी देखने वाले हैं बच्चों आज। ठीक है, तो आज के सेशन के साथ साथ हमारा जो पूरा बच्चों एक्सक्रीशन का चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा, और इसके बाद सिर्फ बच जाएंगे बच्चों मूवमेंट, लोकोमोशन, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एंड केमिकल कंट्रोल एंड इंटीग्रेशन। बायोमोलिक्यूल्स भी रह गया है, लेकिन काफी सारे बच्चों ने मुझे बताया है कि बायोमोलिक्यूल्स ज्यादातर स्कूल्स के सिलेबस से, स्कूल के 11th के एग्जाम से हट चुका है, और उनके स्कूल के एग्जाम्स में बायोमोलिक्यूल्स नहीं आ रहा है। अगर आपके स्कूल के एग्जाम में बायोमोलिक्यूल्स आ रहा है बच्चों, तो मुझे कमेंट करके बता देना, मैं वो भी कवर कर लूंगा बच्चों। ठीक है, तो चलिए बच्चों, विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं विद द काउंटर करंट मैकेनिज्म, जो कि आता है अंडर द मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन। अब बच्चों, मैमल्स के पास ना एक इनेट एबिलिटी होती है कि हम लोग ना यूरिन काफी अलग अलग टाइप के कॉन्सेंट्रेशन में प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ बच्चों ये एबिलिटी मैमल्स के पास ही होती है कि हम लोग अपने यूरिन को, हर बार जो हम लोग यूरिन पास करते हैं वो सेम कॉन्सेंट्रेशन का नहीं होता है बच्चों, अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन का भी हो सकता है। ठीक है, तो मैमल्स हैव द एबिलिटी टू प्रोड्यूस यूरिन, ऑफ वेरिंग कॉन्सेंट्रेशन। काफी सारे अलग अलग कॉन्सेंट्रेशंस का यूरिन बनाने की एबिलिटी होती है बच्चों। ठीक है, तो दे हैव द एबिलिटी टू प्रोड्यूस यूरिन ऑफ वेरिंग कॉन्सेंट्रेशंस। ठीक है, और ये करने के लिए ना बच्चों, हमारे किडनीज में एक स्पेशल टाइप का सिस्टम होता है जिसका नाम है काउंटर करंट सिस्टम। ठीक है, तो द काउंटर करंट सिस्टम, इज ऑपरेटेड in the kidneys of the mammals, which allows, which creates and maintains a concentration gradient, in the medullary interstitium। ठीक है, क्या होता है बच्चों, मेड्यूला का जो आजू बाजू का जो लिक्विड है वहां पे एक कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट का बनना और बरकरार रहना बहुत जरूरी है बच्चों। अगर जब ये बनेगा और बरकरार रहेगा ना बच्चों, तभी हम लोग अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन का यूरिन प्रोड्यूस कर पाएंगे। और अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन का यूरिन का मतलब क्या है बच्चों? ये पानी बचाने का एक टेक्निक है। अगर बच्चों हम लोग ने, समझ लो अपने बॉडी में कम पानी है, फिर भी अपन लोग बहुत डाइल्यूट यूरिन पास कर रहे हैं, तो बॉडी से और पानी लॉस होते जाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल बच्चों, हमारे बॉडी में पहले ही पानी कम है, तो हम यूरिन में पानी कम कर देंगे और कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन को एक्सक्रीट करेंगे, जिसके कारण हम थोड़ा पानी अपने बॉडी में बचा पाए। ठीक है, और बच्चों याद रखना, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब है वेरिंग कॉन्सेंट्रेशन। तो कॉर्टेक्स, ये जो ऊपर वाला, ये जो लाइन ड्रॉ किया बच्चों, इसके ऊपर कॉर्टेक्स है, इसके नीचे मेड्यूला है। अगर मैं ऊपर कॉर्टेक्स की बात करूं ना बच्चों, तो कॉर्टेक्स में कॉन्सेंट्रेशन होता है 300 मिली ऑस्मोलैरिटी पर लीटर का। ठीक है, कितना होता है बच्चों? 300 मिली ऑस्मोलैरिटी पर लीटर का होता है। जैसे जैसे आप नीचे आते जाओगे ना बच्चों, वैसे वैसे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ते जाएगा। तो मेड्यूला के टॉप के आसपास 300 ही होगा बच्चों। थोड़ा आप मेड्यूला के अंदर डीप आओगे तो 600 हो जाएगा बच्चों, और नीचे आओगे तो 900 मिली ऑस्मोलैरिटी पर लीटर हो जाएगा,
और बिल्कुल टिप ऑफ द हेनलीज लूप में 1200 मिली ऑस्मोलैरिटी पर लीटर हो जाएगा। ठीक है, तो मेड्यूला में ऊपर से अंदर की तरफ जब आप लोग जाते हो तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ते रहता है। इसका मतलब है बच्चों कि हर एक एरिया का कॉन्सेंट्रेशन अलग है। इसी को हम कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बोलते हैं, जो कि एक काउंटर करंट मैकेनिज्म बनाता है और मेंटेन करता है। अब बच्चों काउंटर करंट मैकेनिज्म ऑपरेट कैसे करता है देख लीजिए। दी काउंटर करंट मैकेनिज्म इज ऑपरेटेड बाय, अब बच्चों इसके 3 मेजर कोनोटेशंस है, अर्थात 3 मेजर कंपोनेंट्स आप लोग समझ लीजिए। ठीक है, सबसे पहला तो है बच्चों काउंटर करंट फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट इन दी हेनलीज लूप। डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनली में बच्चों फिल्ट्रेट नीचे की तरफ जाता है और असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनली में ऊपर की तरफ जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे काउंटर करंट मैकेनिज्म का द काउंटर करंट फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट इन द लिम्स ऑफ द हेनली। ठीक है, तो नंबर 1 हो जाएगा कौन ऑपरेट कर रहा है बच्चों। ठीक है, कौन ऑपरेट कर रहा है अगर किसी ने पूछा तो सबसे पहला तो हो जाएगा काउंटर करंट फ्लो ऑफ फिल्टरेट इन दी 2 लिम्स ऑफ हेनली। ठीक है, हेनली के दोनों लिम्ब में जो है ना बच्चों, वहां पे काउंटर करंट फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट है। वैसे ही बच्चों अगर आप लोग वासा, ये जो पिंक वाला मैंने यहाँ पे, ये जो येलो वाला है ये हेनलीज लूप है, ये डिसेंडिंग हेनलीज लूप है, ये असेंडिंग हेनलीज लूप है। वैसे इसके साइड में क्या है बच्चों, इसके साइड में वासा रेक्टा है, ये डिसेंडिंग वासा रेक्टा है और ये असेंडिंग वासा रेक्टा है। तो डिसेंडिंग वासा रेक्टा में बच्चों खून कौन से डायरेक्शन में जाएगा, खून नीचे वाले डायरेक्शन में जाएगा। और असेंडिंग वासा रेक्टा में खून ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, तो यहां पे भी काउंटर करंट फ्लो है बच्चों, याद रखना। तो सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा, काउंटर करंट फ्लो ऑफ ब्लड। सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा बच्चों, काउंटर करंट फ्लो ऑफ ब्लड in the 2 limbs of vasa recta। वासा रेक्टा के भी दोनों लिम्ब में क्या है बच्चों, काउंटर करंट फ्लो है खून का। ठीक है, और बच्चों ये दोनों इतने बिल्कुल पास पास बैठे हुए हैं कि हेनलीज लूप से जो भी मिनरल या सोल्यूट या सॉल्वेंट डिफ्यूज होकर बाहर जाएगा या ट्रांसपोर्ट होगा बाहर, वो एक्सचेंज हो सकता है वासा रेक्टा के खून के साथ। तो इस रीजन के कारण क्या होगा बच्चों कि जब भी एक्स्ट्रा पानी का मॉलिक्यूल या एक्स्ट्रा नमक का मॉलिक्यूल इंटरस्टिशियम में आएगा, जो कि इस कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट को बिगाड़ेगा, इंटरस्टिशियम से वासा रेक्टा में वो चले जाएगा ताकि बच्चों ये ग्रेडियंट बना रहे। तो एनीथिंग एक्स्ट्रा विच इज प्रेजेंट इन द इंटरस्टिशियम विच कैन डिस्टर्ब द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट कैन मूव इनटू द ब्लड प्रेजेंट इन द वासा रेक्टा, जो ये इंश्योर करता है बच्चों की ग्रेडियंट हमेशा हमेशा के लिए बना रहे। ठीक है, तो आखिरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा नंबर 3, द proximity between Henle's loop and vasa recta। हेनलेस लूप और वासा रेक्टा के बीच का जो प्रॉक्सिमिटी है बच्चों, दैट आल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, तो सॉरी, इन ऑपरेटिंग द काउंटर करंट मैकेनिज्म। अब बच्चों जो मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम में हमारे पास जो ग्रेडियंट है ना, दैट इज बिकॉज ऑफ सर्टेन टाइप्स ऑफ सोल्यूट्स। ठीक है, जो कि इस इंटरस्टिशियम में प्रेजेंट है। तो काफी सारे सोल्यूट्स प्रेजेंट है बच्चों,
नीचे की तरफ ज्यादा सोल्यूट रहेंगे, ऊपर की तरफ कम सोल्यूट रहेंगे। ठीक है, क्योंकि नीचे की तरफ ग्रेडियंट क्या हो रहा है बच्चों, बढ़ते जा रहा है, ऊपर की तरफ ग्रेडियंट कम है। ठीक है, तो सोल्यूट्स प्रेजेंट इन interstitium to maintain gradient R, to maintain gradient R, दो ही मेजर सोल्यूट्स है बच्चों, NaCl एंड यूरिया। यूरिया थोड़े अमाउंट में, लेकिन मेजरली NaCl और यूरिया ही मिलके ये ग्रेडियंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो बच्चों बेसिकली ना यहाँ पे कुछ कुछ सोल्यूट्स वगैरह मूव होने के कारण और सॉल्वेंट मूव होने के कारण ये ग्रेडियंट हमेशा हमेशा के लिए बना रहता है। ठीक है, तो ये ग्रेडियंट क्या है बच्चों, ये हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सबसे पहले याद रखना बच्चों कि नंबर 1, ये काउंटर करंट मैकेनिज्म के क्या क्या फीचर्स है ये हम लोग देख लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो descending limb of Henle, DLOH, limb of Henle, DLOH allows only the movement of water down their gradient। ठीक है, अपने ग्रेडियंट के तरफ किसको मूव होने देते हैं बच्चों ये लोग, सिर्फ और सिर्फ पानी को मूव होने देते हैं। कौन, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले। ठीक है बच्चों, अब बच्चों अगर हमारा डिसेंडिंग लिम्ब थोड़ा पानी को बाहर आने देता है, थोड़ा ही, ज्यादा नहीं बच्चों, लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर कैन एग्जिट दी हेनलीस लिम्ब। ठीक है, वो भी कौन सा बच्चों, डिसेंडिंग हेनलीस लिम्ब से थोड़ा पानी बाहर आ सकता है। एंड टू बी वेरी प्रिसाइज, बहुत ज्यादा पानी नहीं आता है बच्चों बाहर। तो इसके कारण जो हेनलीस लिम्ब के अंदर जो फिल्ट्रेट है बच्चों, जैसे जैसे नीचे जाएगा वैसे वैसे कॉन्सेंट्रेटेड होते जाएगा। लेकिन याद रखना बच्चों, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट से हमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, हमें फर्क पड़ता है बच्चों जो कॉन्सेंट्रेशन इंटरस्टिशियम में प्रेजेंट है। ठीक है, ऑलराइट, तो क्या हो जाएगा बच्चों, डिसेंडिंग लिम्ब अलाउज ओनली द मूवमेंट ऑफ H2O डाउन देयर ग्रेडियंट। यहां से कोई सोल्यूट का मूवमेंट तो नहीं हो रहा है बच्चों। अब याद रखना, इन सोल्यूट के कारण ही हम लोग मेजरली एक ग्रेडियंट मेंटेन कर पा रहे हैं। तो इस सोल्यूट का ग्रेडियंट ना बच्चों काउंटर करंट मैकेनिज्म में बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग बात करते हैं पहले सोल्यूट जो कि ग्रेडियंट मेंटेन कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, दैट इज NaCl। NaCl is can move out into the interstitium from ascending limb of Henle। ascending limb of Henle से कौन बाहर आ जाएगा बच्चों, ascending limb of Henle से हमारा NaCl बाहर आ सकता है। कौन बाहर आ सकता है बच्चों, NaCl बाहर आ सकता है। तो ये देखिए बच्चों, NaCl जो है ये बाहर आ रहा है ascending limb of Henle, ascending limb of Henle। ठीक है, ऑलराइट, और बच्चों ये जो NaCl यहां से बाहर आ रहा है, यही एक्सचेंज हो जाता है जब थोड़ा ज्यादा, देखो बच्चों नीचे ज्यादा NaCl बाहर आना चाहिए, ऊपर कम NaCl बाहर आना चाहिए। तो ऊपर से काफी अगर एक्स्ट्रा NaCl हो गया जिसने यहां का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दिया, 600 से समझ लो 700 कर दिया, तो अब बच्चों दोबारा उसको 600 पे लाना है। तो जितना भी एक्स्ट्रा NaCl है वो कहां पे मूव हो जाता है बच्चों, वासा रेक्टा में मूव हो जाता है। ठीक है, तो ये किसके साथ एक्सचेंज हो रहा है ये NaCl, दिस इज exchanged, that is moves into the descending limb of vasa recta। डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा के साथ क्या हो जाएगा बच्चों, ये एक्सचेंज हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों ये जो एक्सचेंज है इसके कारण बच्चों हमेशा हमारा कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट इन मेडुलरी इंटरस्टिशियम मेंटेन रहेगा।
याद रखना बच्चों, ये NaCl जैसे जैसे अंदर जाएगा वैसे वैसे ब्लड काफी ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होते जाएगा, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ब्लड बढ़ने के कारण बच्चों H2O, जो एक्स्ट्रा H2O हमारे इंटरस्टिशियम में प्रेजेंट है, वो भी वासा रेक्टा के अंदर मूव हो पाएगा बच्चों। पहले ये काफी ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, तो पहले तो बच्चों यहाँ पे पानी भी बाहर आ जाता है। तो पानी क्यों बाहर आएगा बच्चों? क्योंकि बाहर देखो 900 टू 1200 के आसपास का कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है, तो NaCl अंदर जाएगा और पानी क्या हो जाएगा बच्चों? पानी आ जाएगा बाहर। सिमिलरली बच्चों, जैसे जैसे ये ऊपर जाना स्टार्ट होता है वैसे वैसे कॉन्सेंट्रेशन घटते जा रहा है। कॉन्सेंट्रेशन घटने के कारण NaCl बाहर भी मूव हो सकता है बच्चों, ठीक है। तो जो NaCl बच्चों डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा से अंदर जा रहा था, वही असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा से बाहर आएगा जब खून ऊपर के तरफ चढ़ेगा बच्चों, टुवर्ड्स द लेस कॉन्सेंट्रेट। तो बच्चों ये तो एक्सचेंज हो गया बच्चों किसका? ये एक्सचेंज हो गया है हमारे NaCl और पानी का। और एक जो सोल्यूट है जो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बनाने में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो है बच्चा लोग यूरिया, ठीक है। तो यूरिया कैन मूव इनटू द थिन सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले। इसके अंदर मूव होगा बच्चों, असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले के अंदर मूव होगा। तो समझ लीजिए बच्चों ये है हमारे यूरिया भाई साहब, ये है हमारे यूरिया भाई साहब। और यूरिया भाई साहब अंदर जा सकते हैं इनटू दी असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले। और थिन सेगमेंट बोला है बच्चों एनसीईआरटी ने। थिन का मतलब देखो ये थोड़ा पतला है, ये थोड़ा मोटा है, मतलब नीचे नीचे वाले पार्ट से यूरिया अंदर जा सकता है। और जब बच्चों ये पूरा घूम के दोबारा आएगा, ये जाएगा DCT, फिर यहां से कलेक्टिंग डक्ट बन के जब दोबारा नीचे आएगा, ये है बच्चों हमारा कलेक्टिंग डक्ट। तो ये जो यूरिया अंदर चले गया है ना बच्चों, वो दोबारा बाहर आ जाएगा टुवर्ड्स द एंड ऑफ द कलेक्टिंग डक्ट। तो ये फिर से बाहर डिफ्यूज हो जाएगा फ्रॉम द कलेक्टिंग डक्ट। अब बच्चों देखो नीचे नीचे वाले पार्ट में ही यूरिया क्यों रिसाइकिल हो रहा है? क्योंकि नीचे हमें हाई कॉन्सेंट्रेशन चाहिए। तो ये हाई कॉन्सेंट्रेशन देने के लिए सिर्फ नमक कम पड़ रहा है बच्चों, तो हम लोग ने और एक सोल्यूट ऐड कर दिया नीचे जिसका नाम है यूरिया। यूरिया इसको काफी कॉन्सेंट्रेट कर देता है। अब बच्चों पानी के रीअब्जॉर्प्शन में मदद करने के लिए यूरिया मूव करेगा इनटू असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनली, फिर वापस आएगा यहां से वापस बाहर आ जाएगा, अपने साथ साथ पानी भी खींच पाएगा बच्चों, ठीक है। अब यूरिया अपने लिए टॉक्सिक होता है, दोबारा अंदर गया, फिर से गोल घूम के इधर आया, फिर से बाहर आया, पीछे पीछे और पानी लेके, ठीक है। ऑलराइट, तो ये यूरिया क्या करता है बच्चों? यूरिया एंटर करता है फ्रॉम द थिन सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनली और कलेक्टिंग डक्ट के एंड पार्ट से दोबारा बाहर आ जाता है, ठीक है। तो moves back into the interstitium via the latter parts of collecting duct, part of collecting this system helps to maintain a concentration gradient in medulla, ठीक है। और ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट रहने के कारण कलेक्टिंग डक्ट से हम लोग बच्चों अपने जरूरत के हिसाब से पानी को रीअब्सॉर्ब करके अलग अलग कंसंट्रेशन का बना सकते हैं। तो दिस gradient helps in the reabsorption of water from
कलेक्टिंग डक्ट CD, मेकिंग द यूरिन अप टू, कितना कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं बच्चों अपन लोग, 4 टाइम्स द इनिशियल, 4 टाइम्स द इनिशियल फिल्ट्रेट। इनिशियल फिल्ट्रेट जो बना है वो 300 पे था, और हम जब फाइनली कलेक्टिंग डक्ट के कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट का इस्तेमाल करता है बच्चों, देखो यहाँ पे 2 कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है, यहाँ पे हाई है, तो बच्चों 300 पे आया, ये 600 के आसपास जो ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है वहां पे पानी मूव करेगा, फिर खुद भी 600 हो जाएगा, खुद 600 हो जाएगा, और नीचे आएगा, ये 900 के आसपास है, और पानी मूव करेगा बच्चों बाहर, और नीचे आएगा, यूरिया भी बाहर जा रहा है, उसके पीछे पीछे पानी आ जाएगा, और नीचे आएगा तो नीचे 1200 के आसपास बच्चों कॉन्सेंट्रेशन है, और पानी बाहर आ जाएगा। तो ये ग्रेडियंट का इस्तेमाल करके बच्चों हम लोग या फिर थोड़ा ही पानी बाहर निकाल सकते हैं या बहुत ज्यादा पानी बाहर निकाल सकते हैं। तो कभी कभी बच्चों हमारा जो यूरिन है बहुत डाइल्यूट होगा, फिर उसके बाद थोड़ा कम डाइल्यूट होगा, फिर थोड़ा कॉन्सेंट्रेटेड होगा, या फिर बहुत कॉन्सेंट्रेटेड होगा। तो बच्चों इस मैकेनिज्म के मदद से हम लोग यूरिन ऑफ वेरिंग कॉन्सेंट्रेशन क्या कर सकते हैं बच्चों, बना सकते हैं, और इसी को हम लोग काउंटर करंट मैकेनिज्म बुलाते हैं। ठीक है, दैट इज ऑल अबाउट द काउंटर करंट मैकेनिज्म बच्चा लोग। ठीक है, तो अब हम लोग अपना अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं बच्चों, जिसको अपन लोग रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन बुलाते हैं। मतलब हमारे किडनी के अलग अलग काम को, मतलब ये जो अपन लोग ने देखा कि अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन का हम लोग को फिल्ट्रेट बनाना है, यूरिन बनाना है, ये सब हम कैसे कर पाते हैं और इसको कंट्रोल कौन करता है। ठीक है, तो किडनी फंक्शंस को ना मेजरली काफी सारे हार्मोन के फीडबैक मैकेनिज्म से कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, तो किडनी फंक्शन या रीनल फंक्शन मेनली कंट्रोल्ड बाय वेरियस हॉर्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म। काफी सारे अलग अलग हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म इनका देखभाल करते हैं। ठीक है, इसमें कौन कौन इन्वॉल्व रहता है बच्चों, इसमें इन्वॉल्व्स हाइपोथैलेमस, खुद किडनी भी इन्वॉल्व है बच्चों, और यहां तक हार्ट भी इन्वॉल्व होता है बच्चों। ठीक है, यहां तक हार्ट भी इन्वॉल्व होता है। तो बच्चों ऐसा ही एक फीडबैक मैकेनिज्म है जिसको अपन लोग एडीएच मैकेनिज्म बुलाते हैं। ठीक है, तो एडीएच मैकेनिज्म क्या होता है बच्चों, ये हम लोग समझ लेते हैं पहले। हमारे बॉडी में ब्लड वेसल्स में काफी सारे अलग अलग जगह पे एक स्पेशल टाइप के रिसेप्टर्स होते हैं जिनका नाम है ऑस्मो रिसेप्टर्स। ठीक है, क्या है बच्चों, हमारे पास ऑस्मो रिसेप्टर्स है। ठीक है, तो ये ऑस्मो रिसेप्टर्स जो है ये पानी और नमक के बैलेंस को डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ऑस्मो रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करने के लिए या फिर ब्लड वॉल्यूम को कम होना पड़ेगा, मतलब खून की मात्रा को। बच्चों खून में ज्यादातर जो कंपोनेंट होता है प्लाज्मा का वो 90% से 91% पानी होता है। तो अगर हमारे पास पानी कम है तो प्लाज्मा कम हो जाएगा, प्लाज्मा कम हो जाए तो ब्लड वॉल्यूम भी कम हो जाएगा। तो ब्लड वॉल्यूम कम होने पे अब बच्चों यही प्लाज्मा लीक होकर हमारे इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी बनाता है। इंटरस्टिशियल फ्लूइड को हम लोग बॉडी फ्लूइड भी बुलाते हैं। तो बॉडी फ्लूइड के का वॉल्यूम भी अगर कम हो गया तो भी ऑस्मो रिसेप्टर्स को पता चल जाता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आयनिक कॉन्सेंट्रेशन। पानी सोल्यूट है कि सॉल्वेंट है बच्चों, सोल्यूट है कि सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट है बच्चों। तो अगर सॉल्वेंट कम हो गया तो किसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा, सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा। और ज्यादातर सोल्यूट हमारे ब्लड में, बॉडी फ्लूइड में क्या होते हैं बच्चों, आयंस प्रेजेंट होते हैं। तो ये सारे कंडीशन को मद्देनजर रखते हुए कौन एक्टिवेट हो जाएगा बच्चों, ऑस्मो रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाएंगे। ठीक है, ऑस्मो रिसेप्टर्स एक्टिवेट होने पे ये लोग क्या करते हैं, ये लोग स्टिम्युलेट करते हैं हाइपोथैलेमस को। किसको स्टिमुलेट करेंगे बच्चा लोग, हाइपोथैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस
फिर न्यूरोहाइपोफाइसिस के थ्रू, मतलब पोस्टीरियर पिट्यूटरी के थ्रू एक हार्मोन रिलीज करता है बच्चों, जिसका नाम है एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ठीक है, क्या रिलीज करेगा? रिलीजेस एडीएच, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज वेजोप्रेसिन। क्या बुलाएंगे बच्चों? वेजोप्रेसिन बुलाएंगे। वेजोप्रेसिन क्या करेगा बच्चा लोग? ये हमारे लेटर पार्ट्स ऑफ द टिब्यूल, दैट इज डीसीटी और सीडी से पानी के रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा देगा। ठीक है, तो इंक्रीसेस H2O reabsorption from latter parts of tubule। टिब्यूल मतलब नेफ्रॉन। ठीक है, लैटर पार्ट्स ऑफ द टिब्यूल से क्या करेगा बच्चों? पानी के रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा देगा। पानी का रीअब्जॉर्प्शन अगर ज्यादा होगा बच्चों, तो ज्यादा पानी खून में आ जाएगा। ज्यादा पानी खून में आ गया था बच्चों, ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगा, बॉडी फ्लूइड का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, आयोनिक कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाए। ठीक है, आयनिक कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा इन सब के कारण। और एक चीज बच्चों, ये और एक काम करता है एडीएच। एडीएच ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट भी करता है बच्चों, कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स। अर्थात इसके कारण क्या बढ़ जाएगा बच्चों? कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स के कारण हमारा बीपी हाई हो जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। और ब्लड प्रेशर बढ़ने के कारण ना बच्चों जीएफआर बढ़ जाता है, दैट इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ज्यादा प्रेशर से खून आएगा तो बच्चों ग्लोमेरुलर प्रेशर भी बढ़ेगा, ग्लोमेरुलर प्रेशर बढ़ेगा बच्चों तो जीएफआर भी बढ़ जाएगा। और जीएफआर बढ़ने पे भी तेजी से रीअब्जॉर्प्शन होगा, तेजी से फिल्ट्रेट बनेगा, तो उसके कारण क्या हो जाएगा बच्चों? हमारा ब्लड का वॉल्यूम, हमारे बॉडी का वॉल्यूम, ये सब बढ़ना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, एक बार ये सब बढ़ जाए बच्चों, तो ये इनहिबिटरी सिग्नल होता है ऑस्मो रिसेप्टर के लिए। और ऑस्मो रिसेप्टर अगर इनहिबिट हो गया बच्चों, तो हाइपोथैलेमस के सारे काम भी क्या हो जाएंगे बच्चों? इनहिबिट हो जाएंगे। मतलब ये और एडीएच बनाना बंद कर देगा, तो यूरिन जो है बच्चों फिर से डाइल्यूट बनना स्टार्ट होगा। तो यही फीडबैक मैकेनिज्म को हम लोग क्या बुलाते हैं बच्चों? एडीएच मैकेनिज्म बुला। अब बच्चों हमारे जीएफआर का भी मेंटेन रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चों ऑलमोस्ट 1/5 ऑफ द टोटल सर्कुलेटिंग ब्लड हमारे किडनी के पास होता है। एक टाइम पे इसमें से ये 125 ml ऑफ फिल्ट्रेट बनाता है। समझ लो बच्चों, अगर किडनी 1 मिनट में 125 लीटर, मतलब एक इतना अगर फ्लूइड को फिल्टर नहीं करेगा, तो इतना फ्लूइड हमारे बॉडी में या फिर अपने सर्कुलेशन में ही रह जाएगा, जिसके कारण बच्चों हद से ज्यादा बॉडी फ्लूइड का वॉल्यूम और ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगा, जितना हमारे लिए अच्छा नहीं है। तो जीएफआर को मेंटेन करना भी बहुत जरूरी है बच्चों। और इसके लिए और एक दूसरा मैकेनिज्म होता है बच्चों, जिसका नाम है रैस मैकेनिज्म। रैस मैकेनिज्म को स्टार्ट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट किरदार प्ले करता है जेजीए, जिसके बारे में मैंने आप लोग को नेफ्रॉन का डायग्राम बनाते वक्त बताया था बच्चों। ठीक है, तो एक स्ट्रक्चर है बच्चों जिसका नाम है जक्स्टाग्लोमेरुलर अपैरेटस। ठीक है, जक्स्टाग्लोमेरुलर अपैरेटस को हम लोग प्यार से जेजीए भी बुलाते हैं। जेजीए कहां प्रेजेंट होता है बच्चों? जेजीए इज प्रेजेंट नियर दी जंक्शन जहां पे एफरेंट आर्टेरी और डीसीटी एक दूसरे को टच करते हैं। ठीक है, अब बच्चों इसको स्टिमुलेट कौन कौन करेगा ये भी देख लीजिए। अगर बच्चों ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर कम हो गया, ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर नहीं, ग्लोमेरुलर प्रेशर अगर कम हो गया बच्चों, तो तब ये ट्रिगर हो सकता है। ठीक है, ऑलराइट। इसके अलावा
ग्लोमेरुलस में अगर कम खून आए तो, दैट इज ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो कम हो गया तो, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट जीएफआर कम हो गया तो, ये सारे कंडीशन किसको स्टिमुलेट कर देते हैं बच्चों? ये सारे कंडीशन स्टिमुलेट कर देते हैं जेजीए को। ठीक है, तो जेजीए एक कंपाउंड को बनाता है और खून में फेंकता है बच्चों, दैट इज रिलीसेस रेनिन अपॉन एक्टिवेशन। ठीक है, ये रेनिन क्या करता है बच्चों? वेरी इंपॉर्टेंट है ये रेनिन। ठीक है, यहां पे इसको अंडरलाइन कर देता हूं। रेनिन जो है ये एक खून में ऑलरेडी एक चीज प्रेजेंट रहता है जिसका नाम है एंजियोटेंसिनोजेन। ठीक है, ये एंजियोटेंसिनोजेन को ये कन्वर्ट करा देता है इनटू एंजियोटेंसिन 1, और एंजियोटेंसिन 1 बच्चा लोग कन्वर्ट हो जाता है इनटू एंजियोटेंसिन 2। किसमें कन्वर्ट हो जाता है बच्चों? ये एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ऑलराइट। अब बच्चों एंजियोटेंसिन 2 इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग वेजोकॉन्स्ट्रिक्टर। ठीक है, इट इज अ पावरफुल वेजोकॉन्स्ट्रिक्टर। ठीक है, ये पावरफुल वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन के कारण बच्चों ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, और ब्लड प्रेशर बढ़ने के कारण जीएफआर बढ़ जाता है। ठीक है, ब्लड प्रेशर बढ़ने के कारण क्या बढ़ जाता है? जीएफआर बढ़ जाता है। एंजियोटेंसिन 2 का और एक काम है, इट स्टिमुलेट्स एड्रिनल कॉर्टेक्स। एड्रिनल ग्लैंड का जो कॉर्टेक्स वाला पार्ट है ना, उसको भी स्टिमुलेट करता है। स्टिमुलेट करने पे बच्चों ये लोग एक हार्मोन रिलीज करते हैं जिसका नाम है एल्डोस्टेरॉन। ठीक है, एल्डोस्टेरॉन रिलीज होने पे रीअब्जॉर्प्शन होता है ऑफ सोडियम एंड वाटर फ्रॉम डीसीटी। ये डीसीटी को क्या बोलता है बच्चों? पानी और सोडियम को रीअब्जॉर्ब करवाने के लिए। ठीक है, तो इसके कारण भी बच्चों हमारे ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा। ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा बच्चों? ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसके कारण क्या हो जाएगा बच्चों? ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगा। ब्लड वॉल्यूम बढ़ने पे बीपी बढ़ जाएगा, और बीपी बढ़ने पे फर्दर जीएफआर बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये देखो दो तरीके से बीपी बढ़ा रहे हैं, और दो तरीके से बीपी बढ़ाने के कारण क्या हो रहा है बच्चों? फाइनली हमारा एंड गोल क्या पूरा हो रहा है बच्चों? कि जीएफआर जो है वो इंक्रीज हो जा रहा है, जो कि हमारा शुरू से गोल था, क्योंकि रेनिन का एक्टिवेशन तब कब हुआ बच्चों? जब जीएफआर गिर गया। ठीक है, यहां पे लेकिन बच्चों बीपी कुछ ज्यादा ही बढ़ जाए तो खून बहुत तेजी से फ्लो होना स्टार्ट होगा। ठीक है, तो इस इंक्रीज इन बीपी के कारण दिस इंक्रीज इन बीपी रिजल्ट्स इन फास्टर रिटर्न ऑफ ब्लड इनटू एट्रिया। अब बच्चों एट्रिया में जैसे ही जल्दी जल्दी खून वापस जाना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि बहुत तेजी से सर्कुलेट हो रहा है, बहुत ज्यादा बीपी बढ़ चुका है उसके कारण, तो बीपी कुछ ज्यादा ही बढ़ने के कारण कुछ तेजी से खून कहां पे जा रहा है बच्चों? हमारे एट्रिया में जा रहा है। एट्रिया को ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। ठीक है भाई, तुम लोग जीएफआर को कंट्रोल कर रहे हो, वो सब तो ठीक है, लेकिन तुमने अगर ब्लड प्रेशर कुछ ज्यादा ही बढ़ा दिया तो हमारे वाइटल ऑर्गन्स को नुकसान हो सकता है। अब वाइटल ऑर्गन्स को नुकसान न हो करके ही एट्रिया रिलीजेस एट्रियल नाट्यूरेटिक फैक्टर, जिसको हम प्यार से एएनएफ भी बुलाते हैं। ठीक है, एएनएफ क्या करता है बच्चों? ये वेजोडाइलेटर है, और इस वेजोडाइलेटर के कारण
बीपी कम हो जाएगा, बीपी कम होगा तो जीएफआर दोबारा कम हो जाएगा। ठीक है, इस वेजोडाइलेटर से क्या होता है बच्चों, बीपी कम हो जाता है और बीपी कम होने पे जीएफआर कम हो जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ एएनएफ जो है रेनिन के रिलीज को इनहिबिट भी करता है बच्चों। ठीक है, तो इस तरीके से इस मैकेनिज्म को चेक में रखा जाता है कि जब जीएफआर कम, ब्लड प्रेशर कम हो गया तो जीएफआर कम हो गया, जीएफआर कम हो गया तो रेनिन बना, रेनिन ने एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट किया। एंजियोटेंसिनोजन पहले से ही ब्लड में रहता है, लिवर बना के इसको फेंक देता है बच्चों, तो ये इनएक्टिव फॉर्म में घूमते रहता है। रेनिन बनने पे ये कन्वर्ट हो जाता है एंजियोटेंसिन 1 में, एंजियोटेंसिन 1 फर्दर कन्वर्ट होता है 2 में, जो मेजर काम क्या करता है, पावरफुल वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर है, ब्लड वेसल के डायमीटर को छोटा कर देगा, इस कारण ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, जिस कारण जीएफआर बढ़ जाएगा। और एक काम क्या करता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स को बोलता है कि भाई तू एल्डोस्टेरॉन बना के रिलीज कर दे। एल्डोस्टेरॉन सोडियम और वाटर को रीअब्सॉर्ब कराता है डीसीटी से, जिससे ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो वो अपने दीवार के ऊपर ज्यादा प्रेशर लगाएंगे। पहले ही बच्चों हमारे एंजियोटेंसिन 2 ने ब्लड के वॉल्यूम को या फिर डायमीटर को, वेसल के डायमीटर को कम कर रखा, उसमें आपने ज्यादा पानी ठूस दिया तो और प्रेशर लगाना स्टार्ट हो जाएगा बच्चों, और प्रेशर लगाने के कारण बीपी बढ़ जाएगा, बीपी के कारण फर्दर जीएफआर बढ़ जाएगा। लेकिन जीएफआर तो बढ़ रहा है, वेरी गुड, लेकिन बच्चों बीपी ज्यादा बढ़ने के कारण हमें नुकसान भी हो सकता है। तो जल्दी जल्दी खून पंप हो रहा है बच्चों, हार्ट की तरफ जा रहा है जल्दी जल्दी, हार्ट ने पहचान लिया, अपने एट्रिया से एक फैक्टर रिलीज करवा दिया जिसका नाम है एएनएफ। एएनएफ वेजोडाइलेटर है, वेजोडाइलेटर ने बीपी गिरा दिया और साथ ही साथ ये रैस मैकेनिज्म को इनहिबिट कर दिया। तो रैस मैकेनिज्म में क्या क्या आ जाएगा बच्चों, आर स्टैंड्स फॉर रेनिन, ए स्टैंड्स फॉर एंजियोटेंसिन, ए स्टैंड्स फॉर एल्डोस्टेरॉन सिस्टम, एस स्टैंड्स फॉर। तो ये दूसरा हार्मोनल फीडबैक लूप है बच्चों, जिसके मदद से हम लोग किसको कंट्रोल करते हैं, हमारे किडनी के फंक्शन को कंट्रोल। ऑलराइट, तो दैट इज ऑल अबाउट दी रैस मैकेनिज्म। ठीक है, इसके साथ साथ हमारा ये भी टॉपिक होता है समाप्त बच्चा लोग। अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं जिसका नाम है मिच्योरेशन। मिच्योरेशन का मतलब जो हम यूरिन पास करते हैं बच्चों, उसको हम लोग बुलाते हैं मिच्योरेशन। तो यूरिन पास करने को जैसे कि मैंने बोला बच्चों बोलते हैं मिच्योरेशन। अब बच्चों देखो, एनसीईआरटी का पहले मैं एक एग्जैक्ट लाइन लिखाना चाहता हूं, उसके बाद में बच्चों एनसीईआरटी में ना एक पॉइंट को थोड़ा सा और एलैबोरेट नहीं किया है जो मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि कंसेप्ट बनाना भी जरूरी है बच्चों एनसीईआरटी पढ़ने के साथ साथ। ठीक है, तो बच्चों मैच्योरेशन इज द पासिंग ऑफ यूरिन फ्रॉम ब्लैडर, फ्रॉम ब्लैडर, ठीक है, विया यूरिथ्रा, विया। तो वॉलेंटरी सिग्नल्स, ऐसा बोला है बच्चों कि वॉलेंटरी सिग्नल्स आते हैं, वॉलेंटरी सिग्नल्स फ्रॉम द ब्रेन, फ्रॉम द ब्रेन कॉजेस मैच्योरेशन, कॉजेस मैच्योरेशन, ऐसा बोला है। लेकिन याद रखना बच्चों, इसमें एक पहले इनवॉलेंट्री मैकेनिज्म भी है और वॉलेंट्री भी है, दोनों भी आते हैं बच्चों। इनवॉलेंट्री मैकेनिज्म से हमारे इनवॉलेंट्री स्पिंटर और ब्लैडर का कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिससे हमें यूरिन पास करने वाली, मुझे यूरिनेट करना ऐसा फीलिंग आ रहा है कि मुझे वॉशरूम जाना है, वो वाला फीलिंग आता है, जो मैच्योरेशन का सेंसेशन है वो आता है। फिर उसके बाद अपन लोग वॉशरूम जाते हैं, वॉशरूम जाने के बाद बच्चों हम लोग एक वॉलेंट्री सिग्नल भेजते हैं हमारे दूसरे स्पिंटर को ओपन करने के लिए। अब लेकिन ये दोनों स्पिंटर के बारे में एनसीईआरटी ने कोई जिक्र नहीं किया, उन्होंने एक ही स्पिंटर के बारे में बात किया है। तो बच्चों वो लोग जब वॉलेंट्री सिग्नल जिसके कारण स्पिंटर ओपन होता है बोल रहे हैं, वो ही एक वो बच्चों बाहर वाला वॉलेंट्री स्पिंटर है। अंदर वाले स्पिंटर जो सबसे ब्लैडर के पास होता है उसको इनवॉलेंट्रीली खोला जाता है, वॉलेंट्रीली नहीं। लेकिन हाँ, फन फैक्ट, बचपन में हमारे दोनों ही स्पिंटर इनवॉलेंट्रीली कंट्रोल होते हैं, इसीलिए छोटे बच्चों को डायपर पहनना पड़ता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा सुंदर सा यूरिनरी ब्लैडर।
ठीक है, ये हो जाएगा बच्चों हमारा यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, अब यूरिनरी ब्लैडर जो होता है ना बच्चों, यूरिनरी ब्लैडर जो होता है, इसके दीवार में कुछ स्पेशल रिसेप्टर्स होते हैं बच्चों, जिसका नाम है स्ट्रेच रिसेप्टर्स। क्या नाम है बच्चों इसका? स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है, तो ऑन द वॉल ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर देयर आर स्पेशल रिसेप्टर्स विच आर कॉल्ड एज द स्ट्रेच रिसेप्टर। ठीक है, जब बच्चों ब्लैडर हाफ फिल या हाफ से ज्यादा बच्चों फिल हो जाता है यूरिन से, तब ब्लैडर के खिंचने के कारण ये स्ट्रेच रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाते हैं। ठीक है, तो स्ट्रेच रिसेप्टर्स कब एक्टिवेट होंगे बच्चों? स्ट्रेच रिसेप्टर्स एक्टिवेट when bladder is about half full। है, आधे के आसपास फिल होने पे क्या हो जाता है बच्चों? स्ट्रेच रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाता है। अब स्ट्रेच रिसेप्टर्स जैसे ही एक्टिवेट होता है बच्चों, वो एक सिग्नल भेज देता है बच्चों हमारे सीएनएस को। ठीक है, तो सिग्नल्स, एक्टिवेटिंग सिग्नल्स सेंट टू सीएनएस। ठीक है, अब सीएनएस को जैसे ही ये संदेशा जाता है बच्चों, याद रखना यहां पे और एक चीज है जो कि है हमारा स्पिंटर। अब नॉर्मली यूरिन को होल्ड करने के लिए, यूरिन को हमारे ब्लैडर के अंदर ही रखने के लिए, हमारे जो ब्लैडर है उसके मसल रिलैक्स स्टेट में होते हैं, और स्पिंटर जो कि ट्यूब का बच्चों सर्कुलर मसल है, ट्यूब को बंद रखने के लिए बच्चों कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में रहता है। तो नॉर्मली जब हम लोग यूरिन पास नहीं कर रहे हैं, ब्लैडर रिलैक्स्ड है, लेकिन ये स्पिंटर जो है ये कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में है। तो यूरिन पास करने के लिए साइमल्टेनियस सिग्नल जाता है बच्चों। पहला सिग्नल तो सीएनएस भेजता है ब्लैडर को फॉर द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ब्लैडर, और दूसरा सिग्नल भेजता है बच्चों टू दी यूरिथ्रल स्पिंटर। ठीक है, सिग्नल्स रिलैक्सेशन ऑफ यूरिथ्रल स्पिंटर। यूरिथ्रल स्पिंटर को क्या करने बोलता है बच्चों? ये रिलैक्स भी करने बोलता है। ये होने पे क्या होगा बच्चों? ये होने पे यूरिन जो है बाहर पास हो जाए। ठीक है, तो दिस कॉजेस रिलीज ऑफ यूरिन विया। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को, दी प्रोसेस ऑफ एक्सपेलिंग यूरिन इज कॉल्ड एज मैच्योरेशन। ठीक है, तो दी प्रोसेस ऑफ एक्सपल्शन ऑफ यूरिन इज कॉल्ड एज मैच्योरेशन। ठीक है, और दी प्रोसेस ऑफ, या फिर सॉरी प्रोसेस नहीं, दी नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व इन मैच्योरेशन। अब ये सब करने के लिए जो बच्चों ये नर्वस सिस्टम अपन ने बना रखा है, जो फीडबैक मैकेनिज्म बना रखा है, इन्वॉल्व इन मैच्योरेशन को क्या बुलाते हैं? हम इसको बुलाते हैं मैच्योरेशन रिफ्लेक्स। क्या बुलाते हैं बच्चों अपन लोग? मैच्योरेशन रिफ्लेक्स। ठीक है, ऑलराइट। इस रिफ्लेक्स के कारण ही हम लोग क्या पास कर पाते हैं बच्चों? इसी रिफ्लेक्स के कारण हम लोग यूरिन को पास कर पाते हैं। ठीक है, अब बच्चों हमारे यूरिन का कंपोजिशन क्या है ये समझने से पहले याद रखना, एक अडल्ट एक दिन में तकरीबन 1 से 1.5 लीटर यूरिन पास करता है। ठीक है, तो एन अडल्ट एक्सपेल्स अबाउट excretes about
about 1 to 1.5 liters excretes about 1 to 1.5 liters of urine in a day. ठीक है, एक दिन में कितना यूरिन पास करता है बच्चों एक अडल्ट? 1 से 1.5 लीटर यूरिन पास करता है। तो बच्चों इस यूरिन का कंपोजिशन समझ लेते हैं हम लोग। ठीक है, अगर बच्चों मैं सबसे पहले बात करूं कलर की, तो येलोइश होता है बच्चों, ड्यू टू अ पिगमेंट कॉल्ड एज यूरोक्रोम या यूरोबिलिन। ठीक है, इसके अलावा पीएच जो होता है यूरिन का, दैट इज अबाउट 6, दैट इज स्लाइटली एसिडिक। ठीक है, कैसा होता है बच्चों? स्लाइटली एसिडिक होता है। इसके अलावा बच्चों स्मेल जो होता है वो थोड़ा पंजेंट होता है। पंजेंट का मतलब थोड़ा वियर्ड या इरिटेटिंग स्मेल, जो कि नाइट्रोजनस वेस्ट के कारण होता है या नाइट्रोजनस कंपाउंड्स के कारण होता है। इसके अलावा यूरिन में सिर्फ और सिर्फ NaCl, यूरिया, वाटर एंड सम आयंस प्रेजेंट होते हैं, बस। ठीक है, इनके अलावा यूजुअली और कुछ ज्यादा बच्चों, थोड़ा सा लैक्टिक एसिड, हिप्यूरिक एसिड, ये सब भी प्रेजेंट हो सकता है, लेकिन इसके अलावा और कुछ नहीं प्रेजेंट होता है बच्चों। एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, WBC, खून, ये सब नहीं हो। ठीक है, एंड अडल्ट एक्सक्रीट्स अबाउट 25 से 30 ग्राम यूरिया इन अ डे। अब बच्चों यूरिन का कंपोजिशन समझना क्यों इतना जरूरी था? क्योंकि यूरिन टेस्ट करने पे हमें यही कंपोजिशन मिलना चाहिए। ये कंपोजिशन ना मिलने पे या कुछ अबनॉर्मल चीज हमारे यूरिन में मिलने के कारण हमें यह पता चल जाता है कि हमारा किडनी ठीक से काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो दी यूरिन एनालिसिस is an important tool to study renal function. फॉर एग्जाम्पल मैं अब नॉर्मल कंडीशंस बता देता हूं कि यूरिन में कुछ कुछ चीजें मिलने पे हमें पता चल जाता है कि हमारा किडनी ठीक से काम नहीं कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल ग्लाइकोस्यूरिया। ठीक है, दैट इज प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन। जिसको डायबिटीज है बच्चों, उसमें ग्लूकोज यूरिया हो सकता है, उनके ब्लड में कुछ ज्यादा ही ग्लूकोज है, तो वो किडनी से भी, यूरिन से भी एक्सक्रीट हो रहा है। ठीक है, या फिर कीटो यूरिया। कीटोन बॉडीज करके स्ट्रक्चर्स होते हैं बच्चों, जो हमारे बॉडी में तब बनते हैं जब फैट कुछ एक्सेसिवली टूट रहा है। ठीक है, तो इनका प्रेजेंस कब होगा बच्चों? इनका प्रेजेंस होगा प्रेजेंस ऑफ कीटोन बॉडीज इन यूरिन। कुछ ज्यादा ही अगर बच्चों कीटोन बॉडीज बढ़ गए, कुछ ज्यादा ही फैट टूट रहे हैं, तो हमारे यूरिन में भी कीटोन बॉडीज मिलना स्टार्ट हो जाएगा। हमारा स्टोर्ड फैट कब टूटेगा बच्चों? जब अपन लोग खाना नहीं खा रहे, कार्बोहाइड्रेट नहीं खा रहे हैं, तो स्टोर्ड फैट्स टूटने स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये दो कंडीशन में हो सकता है बच्चों कीटोन यूरिया, या फिर हम कुछ बहुत लंबे समय से फास्ट कर रहे हैं, या फिर दूसरा है जो डायबिटीज के केस में ही ग्लूकोज बहुत कम है, ग्लूकोज कम होने के कारण भी फैट को तोड़ा जा सकता है बच्चा। ऑल राइट, चलिए बच्चों, दैट इज ऑल अबाउट द कंपोजिशन ऑफ यूरिन एंड मैच्योरेशन। क्विकली बढ़ते हैं बच्चों हमारे अगले टॉपिक में, विच इज द रोल ऑफ अदर ऑर्गन्स इन एक्सक्रीशन। ठीक है, एकदम क्विकली समराइज कर लेता हूं। दूसरे भी कुछ ऑर्गन है बच्चों विच हेल्प्स इन एक्सक्रीशन। अदर ऑर्गन्स may also play a role in excretion of some products.
कुछ कुछ चीजों के एक्सक्रीशन में दूसरे ऑर्गन्स भी कुछ रोल प्ले कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, CO2 और पानी का थोड़ा बहुत जो अपना वाटर वेपर होता है उसको एक्सक्रीट करने में लंग्स काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। लंग्स, ठीक है, क्या एक्सक्रीट करते हैं बच्चों? एक्सक्रीट्स CO2 एंड वाटर वेपर, ठीक है। वाटर जो है वो वेपर के फॉर्म में एक्सक्रीट करते हैं। और याद रखना बच्चों, CO2 भी काफी सिग्निफिकेंट अमाउंट में करते हैं, अप्रोक्सीमेटली 200 ml ऑफ CO2 पर मिनट, ठीक है, विच इज क्वाइट सिग्निफिकेंट, ठीक है। दूसरा जो हमारा एक्सक्रीटरी ऑर्गन हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा हमारे लिवर। लिवर हमारा लार्जेस्ट मेटाबॉलिक ग्लैंड है बच्चों, ठीक है। तो बच्चों ये बहुत सारे प्रोसेसेस को संभालता है, जैसे कि टूटे हुए आरबीसी को बच्चों रिसाइकल करना, इसके साथ साथ काफी सारे मेटाबॉलिक जो बच्चों ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन वगैरह भी है वो भी हमारे लिवर में होता है बच्चों। इस रीजन के कारण बच्चों काफी सारे चीज मेटाबॉलिकली जो बाय प्रोडक्ट्स बनते हैं उनका एक्सक्रीशन हमारा लिवर ही संभालता है। लिवर ये सारे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को जमा करके डाल देता है बाइल में, बाइल फिर खाने में जाता है अपना थोड़ा बहुत काम करके, खाने के साथ ही बचे हुए एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स बाहर एक्सक्रीट हो जाते हैं बच्चों, ठीक है। तो लिवर क्या क्या बाइल के थ्रू एक्सक्रीट करता है देख लेते हैं, ठीक है। तो लिवर एक्सक्रीट्स बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, विरडिन, कोलेस्टेरॉल, डिग्रेडेड स्टेरॉइड हार्मोन, ठीक है, टूटे हुए स्टेरॉइड हार्मोन्स जो अपन लोग कोई भी टाइप का मेडिसिनल ड्रग्स लेते हैं वो, ठीक है। फैट सॉल्युबल विटामिन्स एक्सेट्रा, या ये सबको वो बाइल के थ्रू बाहर फेंक देता है बच्चों, ठीक है। तो इट एक्सक्रीट्स दीज थिंग्स विया दी बाइल, और बाइल फूड में जाता है, फूड में अपना काम करके वहीं से निकल लेता है बच्चों, ठीक है। इसके अलावा बच्चों हमारे पास है हमारे स्वेट ग्लैंड्स। स्वेट ग्लैंड्स का मेन काम है बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखना, ठीक है। फॉर एग्जांपल अभी मुझे थोड़ी गर्मी हो रही है बच्चों, मेरे फोरहेड पे स्वेट बनना स्टार्ट हो चुका है, इसका मतलब क्या है बच्चों कि फर्दर हमारे बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज ना हो, इसीलिए क्या हो जाएगा बच्चों, इसीलिए स्वेट बनना स्टार्ट हो जाएगा जो हमारे बॉडी के टेम्परेचर को कम करने में और मेंटेन करने में मदद करता है। तो बच्चों ये लोग एक बिल्कुल वाटरी सा फ्लूइड निकालते हैं जिसका नाम क्या होता है, स्वेट। स्वेट में NaCl होता है, थोड़ा थोड़ा यूरिया होता है, लैक्टिक एसिड होता है बच्चों, और पानी होता है, ठीक है। तो एक्सक्रीट्स NaCl, स्मॉल अमाउंट्स ऑफ यूरिया, लैक्टिक एसिड एंड वाटर, या, ठीक है। अब ऐसे ही हमारे स्किन का और एक ग्लैंड है बच्चों जिसका नाम है सेबेशियस ग्लैंड। क्या नाम है बच्चों इसका, सेबेशियस ग्लैंड। सेबेशियस ग्लैंड सेबम नाम का एक वैक्सी सिक्रीशन जो कि हमारे स्किन को नरिशमेंट देने में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो इट प्रोड्यूसेस अ वैक्सी सिक्रीशन, ठीक है। और इसमें से क्या एक्सक्रीट करता है, एक्सक्रीट्स फिर से कोलेस्ट्रॉल समान स्टेरॉइड्स, काफी सारे हाइड्रोकार्बन्स एंड वैक्सेस, या इसके सिक्रीशन को हम लोग क्या बुलाते हैं, सीबम, जो हमारे स्किन के मॉइस्चराइजेशन के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये कुछ कुछ और स्ट्रक्चर्स है और ऑर्गन्स है जो एक्सक्रीशन में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते, ठीक है। इसके साथ साथ ये भी टॉपिक होता है समाप्त, ठीक है। रीनल डिसऑर्डर्स और हीमोडायलिसिस देखना है बच्चों, लास्ट की क्या क्या दिक्कतें हो सकती है हमारी किडनी की। पहले मैं बच्चों आपको रीनल डिसऑर्डर्स पढ़ा देता हूं, और रीनल डिसऑर्डर्स के बाद, ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे हीमोडायलिसिस क्या होता है। सबसे पहला डिसऑर्डर है बच्चों यूरेमिया, ठीक है।
वैसे यूरेमिया इज द रिजल्ट ऑफ समथिंग कॉल्ड एज रीनल फेलियर। ठीक है, जब हमारे किडनी ठीक से काम नहीं करते हैं और ब्लड को फिल्टर नहीं करते हैं तो ब्लड में काफी अमाउंट ऑफ यूरिया रह जाता है विच कॉजेस यूरेमिया। ठीक है, तो द फेलियर ऑफ किडनी टू फिल्टर blood properly is called as renal failure. रीनल फेलियर के कारण क्या हो जाता है बच्चों? कॉजेस यूरेमिया। यूरेमिया का मतलब क्या है बच्चों? हाई अमाउंट ऑफ यूरिया इन ब्लड। हाई, नॉर्मल से ज्यादा अमाउंट ऑफ यूरिया इन ब्लड इज कॉल्ड एज यूरेमिया। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट बच्चों, इसको हम ठीक कैसे करेंगे? ठीक है, हाउ कैन वी ट्रीट इट? ट्रीटमेंट तो बच्चों हम लोग क्या कर सकते हैं, यूरिया के लेवल को कम करने के लिए हम लोग हीमोडायलिसिस कर सकते हैं, अर्थात आर्टिफिशियली ब्लड को फिल्टर कर सकते हैं, आर्टिफिशियल ब्लड फिल्टरेशन। लेकिन बच्चों आप लोग को आगे पता चलेगा हीमोडायलिसिस का मशीन बहुत बड़ा होता है और इट इज अ प्रोसेस विच टेक्स टाइम। खून को बॉडी से बाहर निकालना पड़ता है, मशीन उसको साफ करता है, फिर वापस अंदर डाल देता है। बच्चों कोई जिंदगी भर हीमोडायलिसिस के भरोसे जिंदा नहीं रह सकता है। तो अल्टीमेट मेथड क्या हो जाएगा बच्चों? अल्टीमेट मेथड ऑफ करेक्शन इज किडनी ट्रांसप्लांट। इस किडनी, अर्थात आपको उस पेशेंट को एक नया किडनी देना ही पड़ेगा बच्चों। यही है अल्टीमेट मेथड जिससे आप इसको कवर कर सकते। ठीक है, दूसरे डिसऑर्डर का नाम है बच्चों ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। क्या है बच्चों? ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। आइटिस का मतलब होता है बच्चों इन्फ्लेमेशन। जब भी हमारे ग्लोमेरुलाई में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, ग्लोमेरुलाई या बोमेंस कैप्सूल में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, उसको हम लोग ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस बुलाते हैं। ठीक है, तो इन्फ्लेमेशन इन ग्लोमेरुलस और बोमेंस कैप्सूल, या दोनों साथ में ये बच्चों चिपक के। ठीक है, ये मेनली होता है ड्यू टू इन्फेक्शन, ठीक है, और बच्चों इसके कारण क्या हो जाता है कि जो फिल्ट्रेशन स्लिट्स है, इन्फ्लेमेशन के कारण वो स्लिट्स के साइज बड़े बड़े हो जाते हैं, तो ब्लड में, यूरिन में प्रोटीन और ब्लड मिलना स्टार्ट होता है। ठीक है, तो कॉजेस लीकेज ऑफ प्रोटीन एंड ब्लड सेल्स इन, आप यूरिन में ब्लड सेल्स और प्रोटीन मिलना स्टार्ट हो जा रहा है बच्चों, क्योंकि नॉर्मली फिल्ट्रेशन स्लिट्स जब छोटे छोटे पतले पतले होते हैं ये बाहर नहीं निकल पाते हैं, लेकिन जब फिल्ट्रेशन स्लिट्स कुछ ज्यादा ही एक्सपैंड हो जाते हैं तो ये आराम से बाहर निकल जाते हैं। आराम से बाहर निकल गए बच्चों तो हमारे यूरिन में भी पाए जाते हैं। लास्ट है बच्चों रीनल कैलिक्यूलाई। ठीक है, ये बच्चों यूजुअली ऑक्सलेट स्टोन्स होते हैं जो बच्चों सॉलिड क्रिस्टलाइन मास होते हैं बच्चों। ठीक है, तो किडनी स्टोन्स, दैट इज सॉलिड क्रिस्टलाइज्ड मास, यूजुअली oxalates of salts stuck in the renal passage। नेफ्रॉन में या हमारे रीनल पैसेज में कहीं ना कहीं फंस जाते हैं, वहां पे एपिथेलियम और दीवारों को डैमेज करते हैं, जिसके कारण बच्चों ब्लीडिंग हो सकता है, काफी हाई अमाउंट ऑफ पेन फील होता है बच्चों। ये मोस्टली होता है आपके डाइट में अगर कोई टाइप का सॉल्ट
या क्रिस्टलाइजेबल सॉल्ट बहुत ज्यादा है और अगर आप पानी कम पीते हो, करंट किडनी स्टोन के चांसेस यूजुअली बच्चों लोअर बैक में या मतलब बैक में बैक एक होना स्टार्ट हो जाता है क्योंकि थोड़ा किडनी पीछे की तरफ है और यूरिन पास करते हैं काफी जलने वाला फीलिंग और साथ ही साथ यूरिन का सेंसेशन आता है और कभी कभार उतना यूरिन पास नहीं हो पाता है। ऑल ऑफ दीज आर साइंस ऑफ रीनल कैलिक्यूल। ठीक है, अब इन सारे रीजन के कारण बच्चों अगर देखो रीनल फेलियर होने के बहुत सारे रीजन है। इन्फेक्शन हो सकता है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस आगे बढ़ के रीनल फेलियर कॉज कर सकता है, रीनल कैलिक्यूल आगे जाके रीनल फेलियर कॉज कर सकता है, चाहे कुछ भी हो। और हमारा बच्चों किडनी के कैंसर हो सकते हैं। ऐसे रीजन में जब अपना किडनी ठीक से काम नहीं कर रहा है तो यूरिया के लेवल बॉडी में बढ़ना स्टार्ट हो गए। अब किडनी को ठीक करते करते हमें अपने ब्लड के यूरिया के लेवल को भी मैनेज करना है क्योंकि ये टॉक्सिक है। इसको करने के लिए ही एक आर्टिफिशियल किडनी का मेथड है बच्चों, जिसको हम लोग क्या बुलाते हैं, हीमोडायलिसिस बुलाते हैं। ये सुंदर सा डायग्राम मैंने चीटिंग करके पहले ही बना के रख लिया है बच्चों। हीमोडायलिसिस इज हीमोडायलिसिस इज आर्टिफिशियल किडनी। ठीक है, जो रीनल फेलियर वाले पेशेंट्स में हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं बच्चों, ब्लड को बॉडी से बाहर निकालते हैं। ब्लड इज ड्रॉन आउट ऑफ द बॉडी थ्रू सूटेबल आर्टरी। कोई एक सूटेबल आर्टरी से खून को बाहर आने देते हैं बच्चों, क्योंकि अच्छे प्रेशर में आता है ब्लड। ठीक है, और एक बार हम लोग ने ये कर दिया बच्चों, इसके अंदर हेपारिन भी ऐड करते हैं बच्चों। हेपारिन एडेड टू प्रिवेंट कोएगुलेशन। कोएगुलेशन को प्रिवेंट करने के लिए, ताकि खून बाहर आके जम ना जाए, तो उसके लिए हम लोग इसमें क्या ऐड करते हैं, हेपारिन ऐड करते हैं। अब बच्चों ये जो खून है कहां पे चले जाता है बच्चों, ब्लड इज देन पास्ड इनटू ट्यूब्स मेड ऑफ सेलोफेन। ठीक है, और ये जो ट्यूब है ना बच्चों, इसको हम लोगों ने चारों तरफ से एक फ्लूइड से घेर रखा है। ठीक है, जिसको अपन लोग डायलाइजिंग फ्लूइड बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं बच्चों अपन लोग इसको, डायलाइजिंग फ्लूइड। ठीक है, तो दी ट्यूब्स आर सस्पेंडेड इन dialyzing fluid which has the same composition as plasma प्लाज्मा का जो नॉर्मल कंपोजिशन होता है वही डायलाइजिंग फ्लूइड का कंपोजिशन होता है, एक्सेप्ट इट डज नॉट हैव एनी नाइट्रोजनस वेस्ट। कोई भी अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड डायलाइजिंग फ्लूइड में नहीं होता। तो अगर किडनी काम नहीं कर रहा है तो ये नाइट्रोजनस वेस्ट काफी हाई अमाउंट में हमारे ब्लड में प्रेजेंट रहेंगे और हमारे डायलाइजिंग फ्लूइड में बिल्कुल भी ये कचरा नहीं है। अब बिल्कुल भी ये कचरा नहीं है तो ये कचरा बच्चों हमारे ब्लड से डिफ्यूज होके हमारे ये सेलोफेन जो ट्यूब्स है ना बच्चों, सेलोफेन एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। तो बच्चों इस रीजन के कारण जितना भी कचरा है, जितना भी नाइट्रोजनस वेस्ट है, ये डिफ्यूज होके कहां पे आ जाएगा बच्चों, हमारे डायलाइजिंग फ्लूइड में आ जाएगा और हमारा ब्लड धीरे धीरे प्यूरिफाई होते जाएगा। तो N2 waste diffuses out of the blood into dialyzing fluid। ये कहां पे चले जाता है बच्चों, डायलाइजिंग फ्लूइड में चले जाता है। ठीक है, तो एक बार ब्लड प्यूरिफाई हो गया तो उसका समय आ गया है कि उसको दोबारा अंदर भेज दे। ठीक है, तो प्यूरिफाइड ब्लड pumped back into body by suitable vein। एक suitable vein से वापस अंदर भेज देंगे, यूजुअली अपने हाथों के वेन से। ठीक है,
अंदर जाते जाते यहाँ पे बच्चों एक गिफ्ट देते हुए अंदर जाते हैं, दैट इज एंटी हिपैरिन ऐड कर देते हैं, क्योंकि बच्चों यहाँ पे हिपैरिन ऐड किया था और हिपैरिन के साथ ही अंदर जाने दें तो वो भाई साहब के अंदर बच्चों जो खून रहेगा उसमें काफी ज्यादा हिपैरिन रहेगा, तो भाई साहब को चोट वोट लग जाए बच्चों तो खून जमेगा नहीं, ब्लीड होते रहेगा। इसलिए हिपैरिन के इफेक्ट जो अंदर भेजते वक्त दिया था हमने, उसको खत्म करने के लिए बच्चों वापस सॉरी बाहर निकालते हुए जो हिपैरिन हमने ऐड किया था ताकि वो कोगुलेट ना हो जाए, अंदर जाते वक्त हम एंटी हिपैरिन ऐड कर देंगे ताकि उसको अपन लोग न्यूट्रलाइज। तो यही है बच्चों हीमोडायलिसिस, याद रखना सिर्फ और सिर्फ जो अबनॉर्मल चीजें अपने नॉर्मल लेवल से ज्यादा जितना भी चीजें प्रेजेंट है हमारे ब्लड में उसको खींच लेगा, क्योंकि इसका कंपोजिशन नॉर्मल प्लाज्मा के समान ही है, और जितना भी नाइट्रोजनस वेस्ट है उसको खींच लेगा। तो कि इसीलिए बच्चों ये हमारे आर्टिफिशियल किडनी की तरह काम कर रहा है। ठीक है, दैट इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर बच्चा लोग। इसी के साथ साथ हमने ये चैप्टर भी क्या क्विक, एक भी पॉइंट नहीं मिस किया है बच्चों, याद रखना एनसीईआरटी का लाइन टू लाइन एनसीईआरटी काफी क्विकली रिवाइज कर दिया। क्विक रहने का ये मतलब जरूर है बच्चों कि मैंने कंसेप्ट के बहुत डेप्थ तक नहीं लेके गया हूं, लेकिन एनसीईआरटी पढ़ लोगे, ये सेशन एक बार देख लोगे तो इसका ये गारंटी जरूर है बच्चों कि आपको मोर और लेस सवालों के जवाब देना जम जाएगा। इसके और ज्यादा कंसेप्चुअल डिटेल्स में हम जरूर जाएंगे बच्चों, बट फॉर नाउ फॉर योर एग्जाम्स फॉर योर 11th स्टैंडर्ड दिस इज गुड इनफ। ठीक है, तो दैट इज इट फॉर टुडे बच्चों। सो दिस इज वेंकी सर साइनिंग ऑफ, और अगले सेशन में हम मूवमेंट एंड लोकोमोशन भी देखने वाले हैं। तब तक के लिए बाय बच्चों।